हेलो डियर स्टूडेंट, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछले टर्म पे हमने क्या पढ़ा था बेटा? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज के टर्म पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर है? और क्या पढ़ेंगे बेटा? ये तो पहला टर्म है। दूसरा टर्म इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर है? ओके। तो बेटा ये जो दोनों टर्म है वो बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? कैलकुलेशन के नजरिए से भी देखा जाएगा तो जो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो, और साथ में उसकी प्रॉपर्टी, ये दोनों टर्म क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका यूज करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम क्या कर सकते हैं? आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आइए सीखते हैं क्या होता है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है ना? तो जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें कंजुगेट लिखना, ठीक है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हमें क्या लिखना हो? कंजुगेट लिखना हो, तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो z होगा उसके ऊपर एक बार लगा देंगे, ठीक है ना? ये कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने का क्या है? एक तरीका है, ठीक है ना? और उसके बाद जो भी वैल्यूज लिखी गई हैं, रियल पार्ट्स को एज इट इज लिख लेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है ना? बस ध्यान क्या देना है हमें बेटा कि आयोटा का जो सिंबल है, यहाँ पे आयोटा का सिंबल कितना है? प्लस। बस आयोटा के सिंबल को ही हमें क्या कर देना है? चेंज कर देना है, और वो हमें क्या दे देगा? एक कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ गया? क्लियर है? क्या करना है हमें बेटा कि जो भी z दिया रहेगा तो इस z बार हो जाएगा, ठीक है ना? रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स एज इट इज रहेंगे, क्लियर है ना? बस चेंज क्या होगा? तो सिंबल ऑफ आयोटा चेंज क्या होगा बेटा? सिंबल ऑफ आयोटा। यहाँ पे क्या था? प्लस था तो हमने माइनस कर दिया। अगर हमारे पास ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है जिसके आयोटा का सिंबल माइनस रहता तो फिर हम उसके कंजुगेट में क्या करते? आयोटा के सिंबल माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देते, और वो हमें क्या देता है बेटा? आयोटा कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर ना? इतना समझ में आ गया? तो पहले इतना क्या करिए? नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कुछ प्रॉब्लम्स उठाते हैं जिन्हें हम सॉल्व करते हैं, क्लियर है ना? ओके। तो दिख रहा होगा आपके सामने क्या कह रहा है हमसे कि फाइंड कंजुगेट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि z इज इक्वल टू 3 प्लस 2i। तो एक बात ध्यान देना है बेटा कि जब भी हम कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे, ठीक है ना, चाहे मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना, तो सबसे पहले जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा तो एक बात ध्यान देना है कि उसे z इज इक्वल टू a प्लस आई बी के टर्म में लिख लेना है, ठीक है ना? जब तक हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के टर्म में नहीं लिख पाएंगे तब तक हम उसके कंजुगेट को भी नहीं लिख सकते, क्लियर है ना? ओके। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया रहेगा तो पहली कोशिश हमारी यही रहेगी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में क्या करें? लिख लें, ठीक है ना? जैसे ही हम इसे लिख लेंगे उसके बाद सारी चीजें जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी, क्लियर है ना? तो देख रहे हैं बेटा कि पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि z इज इक्वल टू 3 प्लस 2i। तो आपको पहले से ही दिख रहा है कि ये a प्लस आई बी के फॉर्म में है। तो अब ये नहीं कि इसको भी चेंज करने लगिएगा, नहीं भाई साहब, ये तो पहले से ही क्या है? a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा गया है। तो अब इसके लिए जो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो ध्यान देना है कि जो रियल पार्ट्स होगा उसे एज इट इज लिख लेंगे, जो आयोटा बोले तो इमेजिनरी पार्ट्स होगा उसे भी एज इट इज लिख लेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि इनके बीच का जो सिंबल है वो क्या है? यहाँ पे क्या है बेटा? प्लस है, तो प्लस को रिवर्स करके बस क्या लिख देना है? माइनस लिख देना है, और ये क्या मिल जाएगा हमें? गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। समझ में आ गया? आसान है ना भाई साहब? क्लियर है ना? तो पहले इसको क्या करिए? नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना?
अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है बेटा, z इज इक्वल टू 5i। जैसा कि हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिख रहा है वो a प्लस आई बी के फॉर्म का नहीं है ना, ये तो z इज इक्वल टू 5i ही बस लिखा है, ठीक है ना। इसमें से पूरा का जो रियल पार्ट्स है वही क्या हो गया है, गायब हो गया है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करेंगे, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये जो 5i है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 0 प्लस 5i लिख सकते हैं ना। अरे जीरो में कुछ भी ऐड करेंगे वापस से वही वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है ना। और इससे हमारा काम भी हो जाएगा कि ये वाला जो टर्म है वो a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखा गया है, क्लियर है ना। तो अब यहाँ से हम कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं, ओके। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, z बार इज इक्वल टू 0 है तो 0 ही रहेगा, बस प्लस की वैल्यू को हमने क्या किया, माइनस कर दिया, और यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी, 5 आएगी, ठीक है ना। आसान है ना बेटा, बताओ भाई, क्लियर है ना। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ रहा है ना, कैसे लिख लेंगे, ठीक है ना, ओके। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हम देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि -3, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ -9 प्लस 9i, ठीक है ना। कुछ अजीब सा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा गया है, फिर भी हम कोशिश करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालने, ठीक है ना। कई लोग के दिमाग में फटाक से ऐसा आंसर आ गया होगा कि -3 -9 माइनस ऑफ 9i, ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। बल्कि ये क्या है बेटा, गलत, हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना। पहले हम क्या करेंगे, ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, ठीक है ना। हम देख रहे हैं कि ये -3 है तो -3 को -3 ही रहने देते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -9, स्क्वायर रूट ऑफ -9 का मतलब क्या हुआ कि ये क्या लिखा गया, कुछ ऐसा कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, क्लियर है ना, और प्लस का 9i, ओके। ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये क्या हो जाएगा बेटा, i हो जाएगा, ठीक है ना। और स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, तो ये वैल्यूज कुछ ऐसी हो गई, -3 इंटू 3 और इंटू i, और प्लस का क्या 9i, क्लियर है ना। वापस ये वैल्यू कितना आ गया, माइनस ऑफ 9i और प्लस 9i, क्लियर है। अब देखो ये माइनस ऑफ 9i और ये प्लस ऑफ 9i, ये पूरे तरीके से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए। तो z की वैल्यू आई क्या बेटा, ओनली 0, ओनली 0। तो एक बात ध्यान देना है बेटा कि जब कभी भी z की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ऐसे मत लिख दीजिएगा कि उसका जो कंजुगेट होगा वो माइनस ऑफ 0 होगा, नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या होगी, मतलब कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसका क्या हो जाएगा बेटा, 0 ही हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। समझ में आ गया। तो ये क्यों गलत हुआ था ये समझ में आ गया, और ये क्यों गलत हुआ ये समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि 0 जो होता है वो ना तो निगेटिव होता है और ना तो पॉजिटिव होता है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि रियल नंबर में 0 पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आके उसे हम 0 को निगेटिव और पॉजिटिव लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। 0 जहां पे भी रहेगा वहां पे ना तो वो पॉजिटिव होगा और ना तो निगेटिव होगा, क्लियर है ना। तो इसलिए z जो 0 आ रहा था, कंजुगेट ऑफ z भी कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, क्लियर है ना। तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए बेटा, उसके बाद हम कुछ और प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। नोट डाउन दिस। चलिए बेटा कुछ और प्रॉब्लम हमारे सामने है। क्या करा हमसे कि फाइंड कंजुगेट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला टर्म दे रखा है -5 प्लस रूट ऑफ -1, ठीक है ना। इसका कंजुगेट फाइंड आउट करने के लिए दे रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वही काम जो मैंने बोला कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसे हम लोग z इज इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्मेट में क्या करेंगे, लिखेंगे। सबसे पहला काम यही, ठीक है ना। तो हम जब ऊपर वाला क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें क्या लिखा गया बेटा, -5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1। यहाँ पे कहीं पे भी i की वैल्यू नहीं दिख रही है, लेकिन हमें स्क्वायर रूट ऑफ -1 दिख रहा है, और हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, i होती है। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 प्लस i, क्लियर है ना, ओके। अब तो सिंपल हो गया। z बार अगर हमें लिखना है तो क्या करना है बेटा, हमेशा ध्यान देना कि रियल पार्ट के सिंबल से कोई मतलब नहीं है,
रियल पार्ट के सिंबल से कोई मतलब नहीं। ये अगर माइनस में है चाहे प्लस में है तो वो हमेशा माइनस या प्लस में ही रहेगा। बस हम क्या करेंगे, आयोटा के सामने वाला, आयोटा के बगल वाला जो सिंबल है उसे ही हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो हमने क्या किया, आयोटा के सामने जो सिंबल था प्लस, उसे माइनस कर दिया और इसने हमें क्या दे दिया, कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर ना, बोलो भाई। अब हमारे पास क्वेश्चन है बेटा कि z इज इक्वल टू 4 प्लस 5i का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा है कि z जो होना चाहिए वो a प्लस ib के फॉर्मेट का होना चाहिए। क्लियर है, ओके, बोलो भाई। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 प्लस 5i का होल स्क्वायर, तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस होल स्क्वायर की वैल्यू को हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ये पहला टर्म क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बोले तो 16, 5i का स्क्वायर क्या होगा बेटा, माइनस ऑफ 25, ठीक है ना। अरे ये कैसे लिखा, समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से लिख देता हूं मैं। देखो भाई, ये होगा क्या, प्लस का 5i का होल स्क्वायर, ठीक है ना, फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 5i। क्लियर है ना। ये तो 4 का स्क्वायर 16 लिखा, ये तो समझ में आया होगा ना, ठीक है। ये 16, ये 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और i का स्क्वायर क्या होगा i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू होती कितनी है बेटा, माइनस ऑफ 1, जिसके चलते ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अभी समझ में आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 4 2 जा 8 5 जा 40i। क्लियर है ना। थोड़ा सा और सॉल्व किया तो z की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ 9 प्लस 40i। क्या अब ये जो लिखा गया है ये इस फॉर्मेट का है क्या, है ना, ठीक है ना। तो अब हम z बार लिख सकते हैं, बोले तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 9 और माइनस 40i, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है, बोलो भैया। तो पहले इतना नोट डाउन कर लो। अब हमारे पास क्वेश्चन है बेटा कि 5 प्लस रूट 2 इंटू आई होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट 2 इंटू आई का क्या करिए, कॉन्जुगेट निकाल के दिखा दीजिए, ठीक है ना। तो फिर से वही बात कि हमें पता है कि अगर हमें किसी भी नंबर का क्या करना है, कंजुगेट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले उसे a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी जाके हम उसका कंजुगेट क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी हमें दिख रहा है, सबसे पहले इसको मान लीजिए कि ये क्या है, z इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 2 इंटू आई अपॉन में 1 माइनस रूट 2 इंटू में आई। क्लियर है ना। और एक टर्म हमें पता है बेटा कि ये जो 1 माइनस रूट 2 आई है, ये नीचे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना। और हमने सीखा था कि कभी भी डिनोमिनेटर की वैल्यू इमेजिनरी नहीं हो सकती। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। और वो कैसे होगा बेटा, 1 माइनस रूट 2 आई में क्या करेंगे, 1 प्लस रूट 2 इंटू आई से डिनोमिनेटर में, और 1 प्लस रूट 2 इंटू आई से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ना, ओके। अब इसके बाद फर्दर क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 प्लस रूट 2 आई, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 2 आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये a माइनस बी और ये a प्लस बी वाला टर्म दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस रूट 2 इंटू आई का स्क्वायर। क्लियर है ना। फर्दर कैलकुलेशन करेंगे बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 5, ठीक है, फिर प्लस ये रूट 2 से मल्टीप्लाई होके 2 बन जाएगा बेटा, और आई से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस ऑफ 1, तो इसने इसको क्या किया, माइनस कर दिया, ठीक है ना। फर्दर मल्टीप्लीकेशन को आगे बढ़ाए तो हमने क्या देखा कि रूट 2 इंटू आई को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 इंटू आई ही मिलेगा, और जब 5 को रूट 2 इंटू आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 रूट 2 इंटू आई। क्लियर है ना। और नीचे वाली वैल्यूज क्या होगी, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, रूट 2 का स्क्वायर 2, और आई का स्क्वायर क्या होता है, माइनस ऑफ 1, और वो माइनस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस करेगा, तो ये वैल्यू कुछ ऐसी निकल के आ जाएगी। क्लियर है ना। फिर फर्दर कैलकुलेशन किया बेटा
तो ऊपर कुछ वैल्यूज ऐसी मिलेगी 5 में से 2 अगर जाएगा तो कितना बचेगा, ओनली 3। और यहाँ पे बेटा देखेंगे ये 5√2 है और ये √2 है, यानी कि ये कितना हो गया 6√2i और होल डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है ना। फर्दर और सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यूज कुछ ऐसी निकल जाएंगी कि 3/3 प्लस 6√2/3 इंटू आई। यहां से ये 3 कैंसिल आउट, यहां से 3 2 6, यानी कि z की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई बेटा 1 प्लस 2√2i। और अब हमें ये कुछ a प्लस ib जैसा फॉर्मेट में दिख रहा है। क्लियर है ना। तो जब हमने इसको z प्लस ib के फॉर्मेट में लिख लिया तो अब इसका कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम तुरंत लिख सकते हैं क्या, बोलो भाई क्या हो जाएगा 1 माइनस 2√2i और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। नोट डाउन कर लीजिए बेटा। और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आस्क किया जाता है बेटा और कैलकुलेशन में बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं ये हेल्प करते हैं। अगर इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से सीख लिया क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर के धीरे धीरे मास्टर बनते चले जाएंगे। समझ में आ गया, क्लियर है ना। ओके, एक ये टर्म हुआ बेटा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और एक होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये दोनों टर्म आपने बहुत अच्छे से सीख लिया तो ये समझ लीजिए कि आपने आधे से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर पे अपना कमांड अच्छी तरीके से क्या किया है, बैठा लिया है। ठीक है ना। तो लेट ना करते हुए बेटा हम क्या करते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है वो हमसे कह रहा है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लिया गया, ठीक है ना, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लिया गया है और उस कंजुगेट का वापस से हम क्या करें कंजुगेट ले, ठीक है ना, तो ये जो होगा वो वापस से पहले वाले नंबर को क्या करेगा दे देगा। यानी कि अगर हमने z इज इक्वल टू a प्लस ib लिया हो, ठीक है ना, और उसका कंजुगेट लिखे तो उसका कंजुगेट कितना हो जाएगा बेटा a माइनस ib। और अब जो कंजुगेट वैल्यू हमने लिया था उस कंजुगेट वैल्यू को अगर हमने फिर से क्या किया उसका कंजुगेट निकालने की कोशिश की तो वापस से वो पहले वाला जो नंबर था हमारा उसे ही क्या करेगा दे देगा। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़े। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमसे क्या कह रहा है बेटा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए, ठीक है ना, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं तो उनको पहले क्या करिए आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है ना, आपस में क्या करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद उसका कंजुगेट लीजिए। ठीक है ना। और या फिर पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या करिए कंजुगेट निकाल लीजिए और उनके बाद उनको आपस में क्या करिए मल्टीप्लाई करिए। दोनों ही केस में ये आंसर क्या आएगा सेम आएगा। चलिए से समझ लेते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए गए हो, ठीक है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले आपस में क्या करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए और उनके बाद मतलब उसके बाद उनके क्या करिए कंजुगेट लीजिए। चाहे तो पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को फाइंड कर लीजिए और फिर से उनको आपस में क्या करिए मल्टीप्लाई करिए। दोनों के केस में उनका जो आंसर होगा वो इक्वल इक्वल ही आएगा। समझ में आ गया, क्लियर है, बोलो हाँ या ना। तो अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी हमसे क्या कहता है, फिर से वही बात कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को या तो पहले डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद उनका कंजुगेट फाइंड करिए। ठीक है ना, और या तो पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को क्या करिए फाइंड आउट करके और उसके बाद उनको आपस में क्या करिए डिवाइड करिए। दोनों के केस में आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। क्लियर है, ओके। ये प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है ना, अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुनिए। ठीक है ना, लेकिन एक ही बार में इन सारी प्रॉपर्टीज को क्या करिए अपने माइंड में बैठा लीजिए। अभी तो हम पहले बस सीख रहे हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है ना, जब इनका यूज हम प्रॉब्लम में करेंगे, ठीक है ना, जब इनका यूज हम किस में करेंगे प्रॉब्लम में करेंगे तो धीरे धीरे ये प्रॉपर्टीज हमारे दिमाग में बैठती चली जाएंगी
और कब कैसे और कहाँ इन प्रॉपर्टीज का यूज करना है, ये अगर हम सीख जाए तो उसके बाद पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अभी पहले प्रॉपर्टी सीख लेते हैं बेटा, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि अरे यार ये प्रॉपर्टीज दिखने में भले ही आसान है लेकिन ये बड़े बड़े जगहों पे बड़े बड़े काम क्या करती हैं, आसानी से निपटा देती हैं। ठीक है ना, तो थर्ड प्रॉपर्टी तक समझ में आ गया बेटा। फोर्थ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमसे क्या कहता है बेटा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले क्या किया जाए, ऐड कर दिया जाए और उसके बाद उसका कंजुगेट लिया जाए, ठीक है ना, या तो फिर पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट फाइंड आउट कर लिया जाए, ठीक है ना, और उनके बाद उनको क्या किया जाए, आपस में ऐड किया जाए। दोनों के केस में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम सेम आएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हम देख रहे हैं सॉरी बेटा, फिर से वही हाल कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले आपस में क्या किया जाए, सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए और उसके बाद उनके कंजुगेट फाइंड आउट किया जाए। क्लियर है ना, और या फिर पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट फाइंड आउट किया जाए और फिर उसके बाद उनको क्या किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो फिर दोनों के केस में आंसर जो होगा वो सेम सेम ही आएगा। क्लियर है ना, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए इंपॉर्टेंट कि बच्चे ऐसे क्वेश्चन में क्या होते हैं, बहुत जल्दी फंस जाते हैं। ठीक है, उनको समझ में ही नहीं आता कि अब हम क्या करें। ठीक है ना, तो इतना ध्यान देना है बेटा कि अगर कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर में दिया, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर में दिया हो, ठीक है ना, और उसके बाद उसका कंजुगेट पूछ दे, उसके बाद क्या करे, उसका कंजुगेट पूछ दे, तो फिर उसके बाद दिमाग तो काम करेगा नहीं, क्योंकि भाई z के पावर n अगर हम निकालने बैठ जाए, z के पावर n अगर हम निकालने बैठ जाए तो निकालते ही रह जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद उसका कंजुगेट क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। उससे बेटर है बेटा कि जो भी z दिया रहेगा उसका क्या करेंगे, कंजुगेट निकाल लेंगे और उसके पावर n क्या करेंगे, चढ़ा देंगे। दोनों के केस में ये आंसर क्या आएगा, सेम सेम आएगा। ठीक है ना, तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई बेटा। ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी दो प्रॉपर्टीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे ये बोले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टीज अभी आनी बाकी है। ठीक है ना, तो पहले क्या करिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टीज है उन्हें मैं क्या करूंगा, बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन प्रॉपर्टीज को यूज करके बड़े बड़े क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है ना, तो पहले इतना क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए बेटा। सो स्टूडेंट, अब बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की, जिसका यूज करके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या होता है, बनाया गया है। ठीक है ना, और जिनका यूज करके हम बड़े से बड़े जो क्वेश्चन होंगे वो आसानी से इजी वे में क्या करेंगे, हैंडल कर लेंगे। तो कौन सी वो दो प्रॉपर्टीज है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। अगर हमें ये बोला जाए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कंजुगेट को आपस में क्या करें, ऐड करें, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है, उस कॉम्प्लेक्स का जो रियल पार्ट होता है उसका ट्वाइस वैल्यू हमें क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है ना, या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट की जरूरत पड़े तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को जब हम आपस में ऐड करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, बोले तो z प्लस जेड बार को जब हम लोग क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो वो हमें क्या दे देगा बेटा, रियल पार्ट ऑफ z दे देगा। क्लियर है ना, ऐसे ही जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कंजुगेट को आपस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो वो हमें क्या देगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ i इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z। मतलब कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो लगभग हमें क्या दे देगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ z, बोले तो इमेजनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है ना, या हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें पता हो और कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट भी हमें पता हो, तो उनके हेल्प से हम इमेजनरी पार्ट निकाल सकते हैं कुछ इस प्रोसेस से। समझ में आ गया, क्लियर है? ये दो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और ये इंपॉर्टेंट तब और हो जाती हैं जब इनसे जो दो रिजल्ट
ऑब्टेन होते हैं, वो रिजल्ट बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं बता दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इन दोनों रिजल्ट का यूज करके, जो कि करने के लिए अगर हम सिंपल प्रोसेस से जाते तो मिनटों टाइम लग जाता बेटा, लेकिन अगर हम इनका यूज कर ले, इन दोनों रिजल्ट का यूज कर ले, तो वो जो क्वेश्चन है वो विद इन अ सेकेंड में क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या होता है ये रिजल्ट, अभी हमने जस्ट ऊपर क्या सीखा था बेटा कि z प्लस जेड बार हमें क्या देता है, रियल पार्ट ऑफ z। z प्लस जेड बार हमें क्या देता है बेटा, रियल पार्ट ऑफ z। अगर यही z प्लस जेड बार बोले तो जीरो हो जाए, अगर यही z प्लस जेड बार बोले तो क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए। तो सबसे पहली बात कि अगर z प्लस जेड बार है तो वो हमें दे क्या रहा है बेटा, रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है ना। और रियल पार्ट ऑफ z ही जब क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा बन जाता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर। और यहां से हमने ये रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया कि अगर हम z प्लस जेड बार निकाले तो उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है वो क्या निकल के आ जाता है बेटा, प्योरली इमेजिनरी नंबर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो समझ में आएगा कि इसका जो इंपॉर्टेंस है वो कितना है। क्लियर है ना। सेकेंड जो रिजल्ट निकल के आता है बेटा कि z माइनस जेड बार इज इक्वल टू जीरो हो जाए। हमने क्या देखा है कि जो z माइनस जेड बार होता है वो हमें क्या देता है बेटा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यही तो देता है। अब सोचो कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ही जीरो हो जाए, अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ही जीरो हो जाएगा तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, एक प्योरली रियल नंबर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रॉपर्टीज और ये दोनों रिजल्ट, इतना ध्यान देना है बेटा। और इनका यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले क्या करिए, इनको नोट डाउन